आज जो है हम जीएस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जीएस सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। इस जीएस को आप कर लीजिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल आपसे नहीं छूटेगा, चाहे वो सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, यूपी दरोगा हो, बिहार दरोगा हो, या फिर रेलवे एनटीपीसी हो। कोई भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम में यदि जीएस आता है तो उस जीएस से एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। अगर छूट गया तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जीएस इसे करके देखिए, और बात याद रखिएगा, 60 दिन का ये लेक्चर, जो मैं 60 दिन का ये वीडियो बनाऊंगा, बस वो 60 दिन का ये आप लेक्चर देख लीजिएगा। उसके बाद एक भी क्वेश्चन अगर जीएस में छूट जाए तब बोलिएगा, एक क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। 60 दिन में पूरा जीएस कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन रेगुलरिटीज के साथ आपको पढ़ना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, रोज पढ़ना है। ये नहीं कि आज अगर पहला लेक्चर देख लिया तो 5 दिन बाद हम दूसरा लेक्चर देखते हैं, तो 5 दिन बाद अगर दूसरा लेक्चर देखेंगे तो जो 60 दिन का है वो आपका 300 दिन में खत्म होगा, तो फिर तो बेरोजगारी रह जाएंगे ऐसे करेंगे तो। इसलिए आपको रोज पढ़ना है। 60 दिन का मैं समय मांग रहा हूँ, 60 दिन में पूरा अगर खत्म हो जा रहा है तो पूरा जीएस खत्म कर ही लो, ताकि एक चीज का तो टेंशन खत्म हो जाएगा ना, कि हाँ भाई हमारा जीएस खत्म हो गया। तो बस कायदे से ये 60 दिन का लेक्चर देख लो, उसके बाद देखना तुम्हारा पूरा कंसेप्ट बढ़िया हो जाएगा। नहीं बढ़िया हुआ तब आप बोलिएगा, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए जीएस को शुरू करते हैं, और मैं यही कहूँगा कि बस जीएस का ये लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं छूटेगा, आप बस देख कर तो देखिए। तो जीएस का जो पहला चैप्टर है, हम हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं, और हिस्ट्री में हम सबसे पहला चैप्टर स्टोन एज से शुरू करेंगे, क्योंकि एमटीएस में अब की बार 2024 में बहुत भर भर के इससे क्वेश्चन आया है, और एमटीएस से नहीं, एनटीपीसी में भी बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन आता है, यूपीएससी तक भी इससे सवाल पूछा है। तो ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, और ये पढ़ने के बाद पीवाईक्यू लगाइएगा, देखिएगा आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब ये 60 दिन का आप देखना है बढ़िया से लेक्चर, देखिएगा एक भी नहीं जीएस का राजा बना दिया तो मेरा बात कहिएगा क्या कह रहे थे। तो स्टोन एज से हम चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, क्योंकि यही हिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर है। लेकिन स्टोन एज शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। चलिए बेसिक बात कर लेते हैं। ये क्या है, ये एक हमारा मान लीजिए टाइमलाइन है, समय अंतराल है। अभी हम किस युग में जी रहे हैं, तो अभी हम 2025 यानी 2025 में जी रहे हैं। तो 2025 में यदि हम जी रहे हैं तो कभी 24 हुआ होगा, कभी 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, कभी 2015, 2014, 13, 12, कभी 1920 भी हुआ होगा, तो कभी 0 भी तो हुआ होगा। तो ये 0 को हम आधार मानते हैं। 0 को हम क्या मानते हैं, 0 ईयर्स को क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि इसी वर्ष हमारा जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था। हम ये मानते हैं कि 0 ईयर में ही क्या हुआ था, हमारे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, यानी जीसस क्राइस्ट का हमारा 0 ईयर में जन्म हुआ था। तो हम मानते हैं कि 0 में हमारा क्या हुआ है, ईसा मसीह का जन्म हुआ है। 0 में हमारा क्या हुआ है, ईसा मसीह का जन्म, यानी जीसस क्रिस्ट का हमारा जन्म हुआ है। तो सुनिए, 0 के बाद, यानी जीसस क्रिस्ट के जन्म के बाद, जीसस क्रिस्ट के ईसा मसीह के जन्म के बाद जितना भी युग होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद, उसको हम एडी कहते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी युग था उसको हम बीसी कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपको कि मैं 700 एडी में जी रहा हूँ, इसका मतलब क्या कि मैं ईसा मसीह से 700 साल आगे हूँ। मैं ईसा मसीह से क्या हूँ, 700 साल, ईसा मसीह के जन्म से 700 साल आगे हूँ। अगर मैं अभी 2025 में जी रहा हूँ तो इसका मतलब क्या कि हम ईसा मसीह के जन्म से 2025 साल आगे हैं। तो एडी का मतलब क्या हुआ कि हम ईसा मसीह के जन्म के बाद को हम एडी कहते हैं, 2025 में हम जी रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ बीसी की बात, तो बीसी मतलब क्या कि जीसस क्रिस्ट, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 100 बीसी में मैं जी रहा हूँ, इसका मतलब क्या कि मैं ईसा मसीह के 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैं ईसा मसीह के 100 साल पहले ही जन्म ले लिया हूँ।
अगर कोई व्यक्ति 200 बीसी में जन्म हुआ है मतलब उसका जन्म कब हुआ है, तो ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले ही उसका जन्म हो गया है, 200 बरिस पहले ही उसका जन्म हो गया है। तो ये हमारा एडी और बीसी का कंसेप्ट है जो कि आपको समझना है। कुछ और बेसिक कंसेप्ट आपको समझना है, जैसे सेंचुरी को समझ लीजिए ताकि आगे दिक्कत मत होगे। जितना हिस्ट्री का बेसिक है वो आज ही बता दे रहा हूँ इसी चैप्टर में, ताकि आपको आगे कभी भी दिक्कत मत होगे। समझिएगा, 7th सेंचुरी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या, सेंचुरी का मतलब होता है शतक, 100, और 7th सेंचुरी का मतलब 700। तो कोई कहे कि अगर मैं 7th सेंचुरी में जी रहा हूँ तो इसका मतलब जानते हैं क्या, इसका मतलब ये है 600 से 700 ईस्वी में वो जी रहा है। 600-700 मतलब अगर किसी बंदे का जन्म अगर 616 ईस्वी में हुआ है, अगर किसी का जन्म 616 ईस्वी में हुआ है, इसका मतलब वो कहेगा कि हम 7th सेंचुरी में जिए हैं, क्योंकि 600 से 700 के बीच जो साल होते हैं उनको हम 7th सेंचुरी कहते हैं। तो अगर कोई 616 साल में जी रहा है तो वो कहेगा कि हम 7th सेंचुरी में जी रहा हूँ। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2025 में जी रहे हैं, तो 2025 किसके किसके बीच है, यानी 2000 से लेकर के 2100 के बीच में है 2025। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। तो हम 2025 में ना कहते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। 2025 में जीने का मतलब ये भी हो सकता है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो हिस्ट्री का मतलब जानते हैं क्या होता है, तो हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। समझिए इतिहास होता क्या है। देखिए, अभी मैंने बीसी और एडी के बारे में समझाया, तो जो मैं समझा दिया अब वो बीत गया, मतलब वो चीज हो गया, मैंने बता दिया, अब दोबारा नहीं बताऊंगा। तो वो चीज क्या हो गया, वो बीत गया है। तो जो चीज बीत गया है उसी चीज का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। अभी मैंने जो जो कुछ बोला, जो जो चीज बीत रहा है उस सब को ही हम इतिहास कहते हैं। समझ में आ गया, इतिहास मतलब अतीत में हुई घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। स्टडी ऑफ पास्ट इज नोन एज हिस्ट्री। अब अब हिस्ट्री जो है वो हमारे 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री जिसको प्राचीन इतिहास कहते हैं, एक होता है हमारा मेडाइवल हिस्ट्री जिसको मध्यकालीन इतिहास कहते हैं, और एक होता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री जिसको आधुनिक भारत कहते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब क्या होता है, एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब होता है प्राचीन इतिहास। अब समझिए हिस्ट्री क्या होता है, तो हिस्ट्री होता है पुराना, कोई भी चीज पुराना अध्ययन कर। हिस्ट्री का मतलब होता है क्या, प्राचीन चीज, यानी कोई भी पुराना चीजों का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। अब उस पुरानी चीज का भी जो पुराना है, उस पुराने का भी जो पुराना है उसको ही प्राचीन इतिहास कहते हैं। यानी मान के चलो जब से धरती बना हमारा हमारा धरती 4.5 करोड़ साल पहले बन चुका है, हमारा धरती 4.5 करोड़ साल पहले बन चुका है। और धरती पर आदमी कब रहना शुरू किए, तो धरती पर मान के चलिए 2-3 लाख साल पहले तो धरती पर आदमी रहना शुरू किए होंगे। तो जब से आदमी धरती पर रहना शुरू किया है, वहां से लेकर के 1000 बीसी तक के जो टाइम पीरियड है, यानी जो हिस्ट्री है उसको हम एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, मतलब बहुत पुराना इतिहास है ये। मेडाइवल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन, जो आधुनिक और प्राचीन के बीच में आता है उसको मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब क्या, तो जो अभी नया नया है, ज्यादा पुराना नहीं है, जैसे 150-200 साल जो पुराना है, 300 साल जो पुराना है उसको हम आधुनिक भारत कहते हैं। और अब तक जो इतिहास चलेगा वो सब आधुनिक भारत में आता है। तो ये हिस्ट्री के 3 पार्ट है, और हिस्ट्री में हम इन हमें तीनों पार्ट को पढ़ना है, जैसे एंशियंट को भी पढ़ना है, मेडाइवल को भी पढ़ना है, मॉडर्न को भी हमें पढ़ना है, तीनों इतिहास को पढ़ना है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे हम, सबसे पहले एंशियंट को स्टार्ट करेंगे, फिर मॉडर्न को, और फिर जाकर हम मेडाइवल को स्टार्ट करेंगे, मतलब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री का 3 पार्ट है, तो तीनों पार्ट को हमें पढ़ना है, क्योंकि तीनों पार्ट हमारे एग्जाम में आता है, और हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कोई भी चैप्टर से कभी भी किसी भी एग्जाम में किसी भी समय कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हमें हर चैप्टर को पढ़ना है। अब बात करते हैं, तो चलिए हम एंशियंट हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले।
अब एंशियंट हिस्ट्री क्या होता है? तो एंशियंट हिस्ट्री को भी हम 3 भागों में बाँटते हैं। एक होता है हमारा प्री हिस्ट्री, एक होता है हमारा प्रोटो हिस्ट्री और एक होता है हमारा हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री क्या होता है? तो ये तीनों प्राचीन इतिहास, लेकिन प्री हिस्ट्री मतलब क्या होता है कि एक ऐसा हिस्ट्री जो बहुत, समझिए, हिस्ट्री का मतलब होता है जो पुराने, यानी पुरानी चीज़ों का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। अब उस पुराने का भी जो पुराना है, मतलब वो तो पुराना है और उसका भी जो सबसे पुराना है वो प्राचीन इतिहास हो गया, और उस प्राचीन इतिहास का भी जो सबसे पुराना है उसको प्री हिस्ट्री कहते हैं। प्री हिस्ट्री में क्या है? प्री हिस्ट्री में हमें कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिला है। देखिए, अब हिस्ट्री की जानकारी हमें कैसे मिलती है? अब मान लीजिए आज से 500 साल पहले ये हुआ था, आज सौ आज से 600 साल पहले ये हुआ था, ये हमें कैसे पता चलता है? तो ये हमें 2 चीज़ों से पता चल सकता है, या तो हमें कोई रिटन एविडेंस मिला होगा या फिर हमें आर्कियोलॉजी से पता चलेगा। यही हिस्ट्री के 2 स्रोत हो सकते हैं। या तो कोई लिखित परिणाम मिला होगा कि हाँ भाई, ये लिखा हुआ चीज़ है कि आज से 500 साल पहले लोग ऐसे जी रहे हैं, या फिर हमें खुदाई से पता चलता होगा कि हाँ भाई, आज से इतने साल पहले लोग ऐसे रहते थे। तो प्री हिस्ट्री एक ऐसा हिस्ट्री है जिसमें हमें कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिला है। हमें आर्कियोलॉजी से ही अंदाजा लगाना पड़ा कि इस जमाने के लोग ऐसे जीते रहे होंगे। तो जिसमें रिटन एविडेंस नहीं मिला है उसको प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री कहते हैं। रिटन एविडेंस मिला है उसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। तो पढ़ा नहीं गया है तो इसका भी इतिहास हमें खुदाई से पता चला, इसलिए इसको हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। और हिस्ट्री का मतलब होता है रिटन एविडेंस मिला है, लिखित परिणाम मिला है और पढ़ा भी गया है, उसको इतिहास कहते हैं। तो इस प्राचीन इतिहास का भी जो सबसे प्राचीन इतिहास हम प्री हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। तो समझिए हिस्ट्री कितना बड़ा चैप्टर है, हमें इतना पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आज हम प्री हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि भाई हिस्ट्री बहुत बड़ा टॉपिक है और 60 दिन में मैं जीएस खत्म कर रहा हूँ। तो समझिए कितना डिटेल से और कितना बढ़िया से 60 दिन में मैं आपका जीएस खत्म करूँगा। समझिएगा, 60 दिन में जीएस का मास्टर नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्री हिस्ट्री को, प्राग ऐतिहासिक काल को। तो समझिए प्राग ऐतिहासिक काल को भी हम 3 भाग में बांटे हैं। एक हम बांटे हैं इसको स्टोन एज में, जिसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। एक इसका भाग होता है हमारा कौन सा? तो एक होता है स्टोन एज, एक होता है हमारा कॉपर एज और एक होता है हमारा मेटल एज। मेटल एज में ही हम वेद के बारे में पढ़ते हैं। कॉपर एज में हम तांबे के बारे में यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, और स्टोन एज तो आज हम स्टार्ट करने वाला है। तो समझिए कितना बढ़िया चीज है। हिस्ट्री यानी पुराना हो गया, अब उस पुराने का भी पुराना एंशिएंट हिस्ट्री, और उस पुराने का पुराना हो गया प्री हिस्ट्री, और उस पुराने का पुराना हो गया स्टोन एज। तो इतना पुराना पीरियड को हम पढ़ने वाले हैं आज। स्टोन एज को स्टोन एज क्यों कहा गया है? सबसे पहले ये समझिए, आज चैप्टर स्टोन एज शुरू कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझिएगा कि स्टोन एज को हम स्टोन एज क्यों कहें, क्यों इसका नाम स्टोन एज पड़ा, क्यों इसका पत्थर पर इसका नाम पड़ा। तो समझिएगा, इस युग में लोग केवल पत्थरों का उपयोग करना जानते थे, इसके अलावा कुछ वो नहीं जानते थे। जैसे अगर किसी जानवर, पहले के लोग आदि मानव रहते थे, तो याद है कि जानवरों को, यानी जैसे खरगोश हुआ, कोई भी हुआ जानवर, उसको मारते थे पत्थर से ही, और पत्थर से ही मार के, पत्थर से ही चीर के कच्चा मांस ही खा जाते थे। तो इस युग में क्या हुआ, केवल लोग पत्थरों का उपयोग करना जानते थे, केवल लोग पत्थरों का ही उपयोग करना जानते थे और पत्थर का ही उपयोग करते थे। इसलिए हम इसको स्टोन एज यानी पसार काल कहते हैं। धीरे धीरे आदमी में डेवलपमेंट हुआ और वो कॉपर का इस्तेमाल करना जान गया, इसलिए इसको कॉपर एज कहते हैं। और धीरे धीरे और मेटल का आदमी आविष्कार कर दिया, जिस आयरन का भी आविष्कार कर लिया, तो उसको मेटल एज कहने लगे। और याद रखिएगा, मेटल एज जो है, जब आयरन का डिस्कवरी हुआ तो यहीं से वेद के बारे में हम जानकारी लेंगे। ये तीसरा चैप्टर है, तो ये समझिए, ये एक दिन, ये एक दिन और ये एक दिन, प्री हिस्ट्री पूरा 3 दिन में खत्म। क्योंकि भाई स्टोन एज आज तो खत्म हो जाएगा, कॉपर एज इंडस वैली हड़प्पा सभ्यता कल खत्म हो जाएगा, और मेटल एज परसों, यानी वेद परसों खत्म हो जाएगा। उसके बाद महाजनपद, मौर्यन डायनेस्टी, सब चीज पढ़ेंगे। 60 दिन में पूरा जीएस खत्म करूंगा, मास्टर बनाऊंगा स्टैटिक जीके के साथ। तो चलिए आज हम स्टोन एज को समझते हैं।
सबसे पहले हम स्टोन एज को समझते हैं, तो ये समझ में आ गया ना स्टोन एज को स्टोन एज क्यों कहा जाता है। चलिए अब हम समझते हैं स्टोन एज को हम कितने भाग में बांटे। अब स्टोन एज को भी हम 3 भाग में बांटे हैं। इसके भी 3 सब पार्ट्स हैं। एक है हमारा पैलियोलिथिक, एक है हमारा मेसोलिथिक और एक है हमारा इसका भाग नियोलिथिक। पैलियोलिथिक मतलब पूरा पसार काल, मेसोलिथिक मतलब मध्य पसार काल और नियोलिथिक का मतलब नव पसार काल होता है। अब समझिएगा मेरा बात ध्यान से। बहुत मजेदार चीज है हिस्ट्री, पुराना चीज का अध्ययन करना। उस पुराने का पुराना प्राचीन इतिहास, उस पुराने का भी पुराना कौन है, तो प्री हिस्ट्री। और उस पुराने का पुराना है स्टोन एज। और इसका भी जो पुराना है मतलब इतना पुराना जो है उसको पैलियोलिथिक कहते हैं, यानी पैलियोलिथिक सबसे पुराना। उसके बाद मीजोलिथिक आया, उसके बाद नियोलिथिक आया। तो कहता है कई बार क्वेश्चन में आप लोग से कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक सीक्वेंस में अरेंज कीजिए इसको, कि कौन सबसे पहले उसके बाद कौन आया। तो याद रखिएगा सबसे पहले पैलियोलिथिक आता है, फिर मीजोलिथिक आता है, फिर नियोलिथिक आता है। ठीक है। अब समझते हैं पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक एज होता क्या है। तो देखिए पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक है तो ये स्टोन एज, यानी इन तीनों में तो लोग केवल पत्थरों का ही उपयोग करना जानते थे, इसलिए हम इसको पसार काल भी कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, पैलियोलिथिक में लोग बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे, यानी बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे। मेसोलिथिक में जब वो आए तो अब वो छोटे छोटे पत्थर का उपयोग करने लगे। और चाकू देखे होंगे ना, उस चाकू के जैसा पत्थर को बना करके लोग नियोलिथिक एज में वैसा पत्थर का इस्तेमाल करने लगे, एकदम चाकू जैसा चोक पत्थर का इस्तेमाल करने लगे। तीनों में पत्थर का ही उपयोग करते थे, लेकिन पत्थर किस तरीके का उपयोग कर रहे हैं उसके आधार पर, मतलब अलग अलग तरीके का उपयोग करते थे, तो उसके आधार पर हम इनको 3 भागों में बांटे हैं। तो सबसे पहले हम पैलियोलिथिक स्टार्ट करेंगे, फिर मीजोलिथिक, फिर नियोलिथिक को शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए हम पैलियोलिथिक को स्टार्ट किया जाए। पैलियोलिथिक के बारे में कुछ समझते हैं बातें। पैलियोलिथिक एज क्या होता है, तो देखिए पैलियोलिथिक एज को हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, यानी इसको पूरा पसार काल यानी पुराना पत्थर काल भी कहते हैं, ओल्ड स्टोन एज। मत क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्टोन एज का सबसे पुराना पार्ट था, इसलिए इसको ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है, मतलब पुराना काल था इसलिए इसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। अब पैलियोलिथिक को भी हम 3 भागों में बांटे हैं। क्यों बांटते हैं, सबसे पहले समझिए क्यों इसको बांटे। पैलियोलिथिक को हम 3 भाग में क्यों बांटे हैं, तो समझिए जब से धरती पर आदमी रहना शुरू किया है वहां से लेकर, मतलब वो अज्ञात समय है, मतलब हमें समय की जानकारी नहीं है कब से आदमी रहना शुरू किया है, लेकिन तब वो मान के चलिए 5 लाख ईसा मसीह के जन्म से 5 लाख साल पहले से लेकर के ईसा मसीह के के ईसा मसीह के जन्म से मान के चलिए आप 10,000 साल पहले तक, 5 लाख मतलब लगभग 4,90,000 साल पहले तक, 4,90,000 तक, 4,90,000 मान के चलिए, 4,90,000 साल तक जो टाइम पीरियड जो एज चला है उसको हम पैलियोलिथिक एज, मतलब ये बहुत बड़ा एज है। सॉरी, तो इसको हम पैलियोलिथिक एज कहते हैं। तो चलिए इस पैलियोलिथिक एज को स्टार्ट किया जाए। अच्छा, इसको इतना साल जब ये पुराना है तो ये बहुत ही बड़ा एक काल हो गया जी, ये बहुत ही बड़ा एक एज हो गया। तो ये जब बहुत बड़ा काल हो गया, एक बहुत बड़ा समय अंतराल हो गया, तो इस बहुत बड़े समय अंतराल में कुछ ना कुछ तो बदलाव हुए होंगे ना। हाँ, तो कुछ ना कुछ बदलाव हुए थे, इसलिए इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं, एक लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, एक अपर पैलियोलिथिक पीरियड और एक लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, एक अपर पैलियोलिथिक सॉरी एक मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड और एक होता है हमारा अपर पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो लोअर, मिडिल, अपर को समझा दूंगा तो पूरा आप पैलियोलिथिक समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से। अब स्टार्ट किया जाए लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में। तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड
चलिए स्टार्ट करते हैं लोअर पैलियोलिथिक पीरियड को। तो आज से हम क्या करने वाले हैं, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड को शुरू करने वाले हैं। तो समझिए लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में क्या होता था। तो जिस युग में लोग बड़े बड़े स्टोन यानी पत्थर का उपयोग करते थे उसको लोअर पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। और जब लोग डेवलप हुए तो अब क्या होने लगा, लोग छोटे छोटे अब पत्थर का उपयोग करने लगे। जैसे मान लीजिए ये एक बड़ा पत्थर है, इस बड़े पत्थर को जब हम तोड़ेंगे पटक के, तो ये जो बड़ा पार्ट है इसको तो हम बड़े बड़े पत्थर कहते हैं, और जो छोटा पार्ट है उसको हम फ्लेक कहते हैं। यानी जो स्मॉल स्टोन है, जो छोटा पत्थर होता है, इसी को हम फ्लेक कहते हैं। तो लोअर पैलियोलिथिक एज में लोग बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे। और जिस युग में लोग अब छोटे छोटे पत्थर का उपयोग करने लगे उसको मिडिल पैलियोलिथिक एज कहा जाने लगा। और जिस युग में लोग पॉइंटेड पॉइंटेड यानी जो ऊपर से एकदम चौक होता था वैसा स्टोन का उपयोग करने लगे उसको हम अपर पैलियोलिथिक एज कहने लगे। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं समझाता हूं पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में, इसके बाद इसका साइट मैं बताऊंगा। तो पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले आपको 4 फीचर इसका याद रखना है। सबसे पहला, पैलियोलिथिक को हम ओल्ड स्टोन एज यानी पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो स्टोन एज का सबसे पुराना काल है उसको पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। इस काल में लोग क्या थे, तो इस काल में लोग हंटर थे एंड गैदरर थे। हंटर थे एंड गैदरर थे। अब इसका मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए इस युग में लोग क्या करते थे, तो इस युग में लोग जानवरों का शिकार करते थे। क्या करते थे, तो मान लीजिए जैसे कोई जानवर आया, जैसे मान लीजिए कोई खरगोश आया, तो उस खरगोश को क्या करेंगे, वो पत्थर से उसको मार देंगे। यानी क्या कर देंगे, शिकार कर देंगे, उसको मार देंगे, पत्थर से मार दिए। अब वो जब मर गया तो उस कच्चे मांस को खा जाते थे। और गैदरर भी थे, और जो खाना बच जाता था उसको इकट्ठा कर लेते थे बाद में उसको ग्रहण करने के लिए। तो ये मेन ऑक्यूपेशन था पैलियोलिथिक पीरियड में रहने वाले लोगों का। दूसरा क्या था कि लोग इसमें बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे। लेकिन मैंने बताया अभी कि फिर बाद में इसी में क्या हुआ कि अब लोग छोटे छोटे पत्थर का भी उपयोग करने लगे। तो जब लोग बड़े पत्थर को छोटे पत्थर से बड़े पत्थर से छोटे पत्थर को जब तोड़ते थे, तो जब दो पत्थर रगड़ाता था तो उसमें क्या होता था, चिंगारी उत्पन्न होता था, जिस कारण से इसी पीरियड में फायर का डिस्कवरी हुआ। तो याद रखिएगा पैलियोलिथिक पीरियड में, अरे फायर का डिस्कवरी कब हुआ, तो पैलियोलिथिक पीरियड में ही आग का खोज किया गया। तो ये याद रखना है पैलियोलिथिक, और ये इसी को ओल्ड स्टोन एज यानी पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में, और कुछ ज्यादा आपको याद नहीं करनी है। पैलियोलिथिक बस इतना ही है। अब मैं अगर बात करूं तो कुछ साइट है जिसको आप याद रखिएगा पैलियोलिथिक साइट के, मतलब जैसे क्वेश्चन में पूछता है कई बार पीवाईक्यू में, ये साइट दे देगा कुछ जैसे सोहन वैली, सोन वैली जो है, सोन वैली दे देगा और पूछेगा कि बताइए ये वैली जो ये घाटी है किससे रिलेटेड है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक दे देगा और किससे रिलेटेड है। तो ये आपको रट्टी होनी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो कुछ पैलियोलिथिक साइट है जो आपको याद रखना है। सबसे पहले हम लोअर पैलियोलिथिक साइट के बारे में समझते हैं। कुछ साइट है जिसको आपको याद रखना है, जैसे सोहन वैली है। सोहन वैली कहाँ है, पंजाब में। पंजाब में हमारा सोहन वैली है। उसके बाद वेलन वैली है, वेलन वैली। और वेलन वैली हमारा कहाँ है, यूपी में है। सबके बारे में समझा रहा हूँ। डिडवाना है, डिडवाना हमारा कहाँ है, तो डिडवाना राजस्थान में है। डिडवाना हमारा क्या है, राजस्थान में है। नेवासा, नेवासा है हमारा
नेवासा है हमारा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। हुंसगी हमारा कहाँ है? हुंसगी, हुंसगी, हुसंगी कर्नाटका में, हुसंगी सॉरी हुसंगी कर्नाटका में। और पहलगाम जो है वो हमारा कश्मीर में है। और पटने, पटने जो है वो हमारा महाराष्ट्र में है। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, ये कुछ है जो पैलियोलिथिक साइट है जो आपको याद रखनी है। अच्छा, इसमें से भी कुछ मैं बता रहा हूँ, जैसे पटने है जो महाराष्ट्र में है, ये एक फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि पहले के जमाने में यानी पैलियोलिथिक पीरियड में शतुरमुर्ग पाए जाते थे, ऑस्ट्रिच पाए जाते थे। और इसका सबूत हमें पटने से मिला है, जो महाराष्ट्र में है वहां से मिला है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ऑस्ट्रिचेज के एविडेंस हमें किस पीरियड में मिले हैं? तो पैलियोलिथिक पीरियड में मिले हैं। और कहाँ से मिले हैं? तो पटने से मिले हैं। कहाँ से? पटने से। एक बात और ध्यान में रखना है, जो वेलन वैली यूपी उत्तर प्रदेश में, वो किस लिए फेमस है? तो यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं यार, और उस गुफाएं में लोग रहते थे। रॉक शेल्टर यहाँ पर था, यानी लोग यहाँ इस गुफाएं में रहते थे। इसका साक्ष्य हमें वेलन वैली यूपी में मिला है। तो ये कुछ पैलियोलिथिक साइट है, याद रखना है। सोअन वैली, वेलन वैली, डिडवाना राजस्थान, नेवासा, हुसंगी, पहलगाम, पटने। ये तो जैसे सोअन वैली हो गया, वेलन वैली हो गया, पटने हो गया, हुसंगी हो गया, नेवासा हो गया, ये आपको याद रखना है। ये पैलियोलिथिक साइट हो गया, लोअर पैलियोलिथिक साइट। अब याद रखना है आपको अपर पैलियोलिथिक साइट के बारे में। अच्छा, ये याद रखिएगा, अभी तक तो क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। पैलियोलिथिक जो एज है, इसको हम आइस एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइस एज भी इसको हम कहते हैं। आइस एज हम इसको क्यों कहते हैं? तो याद रखिएगा, आइस एज हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि देखिए, जब धरती बना था तो याद रखिएगा पूरा धरती हमारा बर्फ से ढका हुआ था, यानी धरती का टेम्परेचर पहले बहुत कम होता था। तो पूरा धरती हमारा बर्फ से ढका हुआ था, इसलिए हम इसको आइस एज, जब से आदमी रहना शुरू किए यहाँ पर तो वो बर्फ से ढका हुआ था, इसलिए हम कहते हैं कि ये इसको बर्फ एज भी कहते हैं, आइस एज भी कहते हैं। अब कुछ अपर पैलियोलिथिक के बारे में समझ लेना है, क्योंकि मिडिल पैलियोलिथिक के बारे में मैंने समझा दिया। अपर पैलियोलिथिक के बारे में कुछ समझाना है, लोअर पैलियोलिथिक के बारे में समझा दिया, मिडिल के बारे में भी समझा दिया कि लोग इसमें छोटे छोटे पत्थर का उपयोग करने लगे, फ्लैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे लोग। अब मैं अपर पैलियोलिथिक के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपर पैलियोलिथिक एज में। तो आइस एज का जो लास्ट स्टेज था, जो आइस एज मतलब यहाँ से मान के चलिए बर्फ पूरा धरती पर से खत्म होने हो रहा था, यहाँ पर अब यहाँ से अब धरती गर्म होना शुरू हो गया था। तो जो लास्ट स्टेज है अपर पैलियोलिथिक एज का, उसको हम क्या कहते हैं? तो अपर लास्ट स्टेज जो था आइस एज का, उसको हम अपर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। और याद रखिएगा, इसी युग में हमें होमो सैपियंस भी देखने को मिले थे। अब ये होमो सैपियंस क्या है? तो देखिए, पहले के जो आदमी थे वो बंदर की तरह थे, मतलब जैसे मान के चलिए उनका जो हाथ था वो सही में सीधा पहले काम नहीं करता था। पहले आदमी भी जानवर की तरह चार हाथों का भी उपयोग चलने में करता था, यानी वो भी जानवर की तरह ही चलता था। लेकिन इन आदमी में आदि मानव में डेवलपमेंट हुआ और वो क्या हुआ, एक बढ़िया, ये आज परफेक्ट आदमी बन गया। तो आज जो परफेक्ट आदमी बना है उसी को हम होमो सैपियंस कहते हैं। तो होमो सैपियंस जो आदमी है वो कब से हमें दिखने लगे? तो याद रखिएगा, अपर पैलियोलिथिक पीरियड में ही होमो सैपियंस हमें देखने को मिलने लगे। इसमें लोग याद रखिएगा फ्लिंट स्टोन का उपयोग करते थे। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा आप, एक चीज और याद रखिएगा। एक चीज क्या याद रखना है आपको? तो एक चीज याद रखना है कि जब आदमी डेवलप हो रहा था तो एक आदमी की और
प्रजाति आती है जिसको हम होमो इरेक्टस कहते हैं। और होमो इरेक्टस का जो पहला स्कल है, जो पहला कपार कपार जो है, जो खोपड़ी है, वो खोपड़ी हमें सबसे पहले हथनौड़ा, जो कि कहाँ पर है, तो हथनौड़ा जो कि नर्मदा में है, जो कहाँ पर है, नर्मदा नदी के किनारे बसा है, वहां पर देखने को मिला है। ठीक है। और एक चीज याद रखना है आपको, इसका साइट, इसका भी साइट याद रखना है। जैसे भीमबेटका केव्स, ये भीमबेटका बहुत फेमस है। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो रायसेन जिला, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ये याद रखना है। ये क्यों फेमस है, ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये एक ऐसा गुफा था जहां पर लोग चाहे मिडिल पेलियोलिथिक के हो, चाहे अपर पेलियोलिथिक के हो, चाहे लोअर पेलियोलिथिक के हो, चाहे मेसोलिथिक के हो, चाहे नियोलिथिक के हो, हर युग के आदमी इस गुफाएं में रहते थे। और मनोरंजन के लिए उस गुफाएं में लोग पेंटिंग यानी चित्रकला भी करते थे, जिसको सबसे पहले वीएस वेकांकर ने देखा था। वीएस वेकांकर ने देखा था, ट्रेन से जा रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले देखा। तो ये भी अपर पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड है, भीमबेटका की गुफा इसको कहते हैं। दूसरा याद रखिएगा, अपर पैलियोलिथिक साइट वो है इनाम गांव और नेवाडा, ये भी पैलियोलिथिक साइट है। और तीसरा डिडवाना राजस्थान, ये पैलियोलिथिक साइट होगा। अब बात करते हैं हम मीजोलिथिक साइट के बारे में। तो चलिए अब हम मीजोलिथिक साइट के बारे में स्टार्ट करते हैं। मीजोलिथिक साइट क्या होता है, तो एक ऐसा एज जिसमें लोग छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग करने लगे, यानी स्मॉल स्टोन, छोटे छोटे लोग पत्थर का उपयोग करने लगे, इसको मीजोलिथिक एज कहते हैं। और चूंकि छोटे छोटे पत्थर का उपयोग लोग करने लगे, इसलिए हम इसको माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है छोटा, लिथिक का मतलब होता है पत्थर। तो इसमें लोग स्मॉल स्टोन यानी छोटा पत्थर का उपयोग करने लगे, इसलिए इसको माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। अब मीजोलिथिक एज में भी याद रखिएगा, तो मीजोलिथिक एज भी एक ऐसा एज था, याद रखिएगा, जिसमें लोग जिसमें लोग क्या करते थे, तो जिसमें लोग हंटिंग और गैदरर थे। मतलब इसमें भी लोग क्या करते थे, जानवरों को अभी तक शिकार करते थे और कच्चा मांस ही खाते थे। ठीक है। आग का खोज तो हो गया था पैलियोलिथिक में, लेकिन अभी तक ले आग का सही इस्तेमाल करना नहीं जाने थे, इसलिए अभी भी ये कच्चा मांस ही खाते थे माइक्रोलिथिक एज में। लेकिन माइक्रोलिथिक एज यानी मीजोलिथिक एज यानी मध्य प्रसार काल में एक और चीज, जो बढ़िया चीज हुआ है, वो हमें ये देखने को मिला है कि इस एज में लोग डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिए थे, यानी लोग जानवरों को पालना शुरू कर दिए थे। तो ये मेन फीचर है मीजोलिथिक एज का, कि लोग जानवरों को पालना कब से शुरू किए, तो लोग जानवरों को पालना मेसोलिथिक एज से लोग जानवर को पालना शुरू कर दिए थे। मतलब इस युग से लोग जानवरों को पालने लगे थे। और जो पहला जानवर जिसको लोग पाले थे वो था हमारा कुत्ता। अब हम बात करते हैं बाबू लोग, आप लोगों को कुछ माइक्रोलिथिक साइट यानी मेसोलिथिक साइट के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे लंघनाज। लंघनाज ये कहाँ पर है, गुजरात में है। ये याद रखिएगा, माइक्रोलिथिक साइट है लंघनाज, लंघनाज, लंघनाज माइक्रो। अच्छा, एक बार रिकॉल करवाता हूँ। पैलियोलिथिक साइट बताइए तो कौन कौन सा है, रिकॉल कीजिए और बताइए पैलियोलिथिक साइट कौन कौन सा है। स्वान वैली, वेलन वैली, नेवासा, डिडवाना राजस्थान, भीमबेटका केव्स, ये सब क्या है, ये सब है हमारा पैलियोलिथिक साइट। और माइक्रोलिथिक साइट के बारे में समझ रहा हूँ। लंगनाज, चौपान मंद जो कि उत्तर प्रदेश में, चौपान मंद, बागौर और आदमगढ़, बागौर राजस्थान में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। ये भी मेसोलिथिक का ही साइट है। संगनकल्लू जो कर्नाटका में है, आदमगढ़ जो यूपी में है, टूटीकोरन जो कि तमिलनाडु में है, और भीमबेटका तो हर तरीके से रिलेटेड है, हर पीरियड से रिलेटेड था, जो मध्य प्रदेश में। अच्छा, लोग जानवरों को भी पालते थे, ये साक्ष्य, ये सबूत हम सबसे पहले कहाँ से मिला, तो ये सबूत हमें सबसे पहले बागौर
और बागौर जो राजस्थान में है और आदमगढ़ जो उत्तर प्रदेश में है, सॉरी उत्तर प्रदेश कर रहा हूँ, आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है और जो बागौर हमारा राजस्थान में है, यहाँ सबसे पहले साक्ष्य मिला कि लोग पहले के जमाने के जानवर को भी पालते थे। ठीक है, तो ये है हमारा मेसोलिथिक एज के बारे में। अब हम बात करते हैं लास्ट पीरियड नियोलिथिक पीरियड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट किया जाए नियोलिथिक पीरियड। तो जिस युग में लोग स्मॉल स्टोन यानी छोटे पत्थर का उपयोग तो करते थे, लेकिन वो चाकू की तरह, जैसे नाइफ होता है ना चाकू, उतना उस तरीके का चोक होता था, उस तरीके का शार्प होता था, उस पत्थर का उपयोग करने लगे, उसको नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। और नियोलिथिक पीरियड में जिस स्मॉल स्टोन का उपयोग लोग करते थे उसी को हम सेल्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेल्ट क्या है, तो सेल्ट याद रखिएगा एक टूल है, एक टूल है, एक स्टोन ही है, एक टूल है जिसको क्या करते थे नियोलिथिक पीरियड के लोग इस्तेमाल करते थे। अच्छा याद रखिएगा, अभी तक तो लोग जानवरों को मारते थे और कच्चा मांस खाते थे, कच्चा मांस खाते थे। नियोलिथिक पीरियड में आते ही होमो सैपियंस का डेवलपमेंट हुआ, जिस कारण से लोग तेज बनना शुरू कर दिए और यहीं से एग्रीकल्चर शुरू हुआ। तो एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी लोग किस पीरियड में स्टार्ट कर दिए, तो याद रखिएगा लोग जो है नियोलिथिक पीरियड में अब खेती बाड़ी यानी कृषि करना शुरू कर दिए थे। अब जब भाई कोई खेती बाड़ी करेगा तो जिस इलाके में खेती कर रहा है उसी इलाके में नहीं लोग रहेंगे। तो नियोलिथिक पीरियड में ही लोग अब एक जगह रहना शुरू कर दिए थे, अपना घर बनाना शुरू कर दिए थे। तो याद रखिएगा क्वेश्चन ये आता है कि नोमैड्स, नोमैड्स क्या होता है, नोमैड्स मतलब होता है आवारा, मतलब जो आज यहाँ रहेगा कल वहां रहेगा, मतलब जो एक जगह फिक्स नहीं रहेगा। तो नोमिड से लोग सेटल आदमी कब बने, तो नियोलिथिक पीरियड में सेटल आदमी बन गए और यही से लोग कहने लगे कि ये मेरा जमीन है, ये मेरा जमीन है, ये मेरा जमीन है। जमीन का ओनिंग इन लोगों का यहीं से स्टार्ट हो गया। अब नियोलिथिक का कुछ साइट है, इसको याद रखना है। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो नियोलिथिक साइट को चलिए स्टार्ट किया जाए, जिसमें हम सबसे पहला मेहरगढ़ के बारे में समझते हैं। तो लोग नियोलिथिक पीरियड के लोग खेती बाड़ी करते थे यानी कृषि करते थे। तो इसका सबूत सबसे पहले हमें कहाँ मिला, तो मेहरगढ़ से मिला, जो कि अभी पाकिस्तान में है। जैसे अगर ये मेरा मैप है इंडिया का, अभी तो मैप मैं जानता हूँ बढ़िया नहीं बना है, जैसे मान के चलिए ये मेरा मैप है अगर इंडिया का, तो इस मान के चलिए जैसा भी मैप हो, छोड़िए ना, इस साइड हमारा पाकिस्तान है। तो मेहरगढ़ में हमें सबसे पहला सबूत मिला। कई लोग पाकिस्तान का भी नहीं जानते हैं कि पाकिस्तान है कहाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे वेस्ट में है पाकिस्तान और ईस्ट में इधर चाइना है। तो सबसे पहले साक्ष्य हमें मिला कि लोग खेती बाड़ी भी करते थे। तो खेती बाड़ी का सबसे पहले साक्ष्य हमारा मेहरगढ़ में मिला। पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही ना पार्ट था और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना ये साइट था मेहरगढ़। अच्छा बताइए, एक क्वेश्चन ये आता है कि लोग सबसे पहले किस फसल की खेती करना शुरू किए थे, तो जो सबसे पहला खेत फसल था जिसका लोग खेती करना शुरू किए वो है जौ। जौ जिसको बार्ले कहते हैं और गेहूं, ये दो ऐसे फसल थे जिसको सबसे पहले लोग ने बोया था, मतलब सबसे पहले लोग खेती इसी फसल का किए थे। अब हम बात करते हैं दूसरा साइट जिसको हम बुर्जा होम कहते हैं, इसके बारे में समझिए। ये जम्मू कश्मीर में है, बुरजाम कहाँ है, जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर का राजधानी है श्रीनगर। तो ये श्रीनगर से कितना दूर है, अगर मान लीजिए आपको बुरजाम कभी जाने का मन किया तो ये जानना पड़ेगा ना कि श्रीनगर तो सब जानता है लेकिन बुरजाम नहीं ना जानता है कि कहाँ है। तो याद रखिएगा जब भी आप श्रीनगर जाइएगा ना, तो श्रीनगर का जो पश्चिम साइड है, उस पश्चिम साइड में आप जाइएगा 16 किलोमीटर, तो बुर्जा होम आपको देखने को मिलेगा। अब ये क्यों फेमस है, तो ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर पिट्स ड्वेलिंग हाउस देखने को मिला।
पिट्स ड्वेलिंग हाउस का मतलब क्या कि यहाँ के लोग जो है वो अंडरग्राउंड हाउस यानी गड्ढे के नीचे यानी अंदर यानी अंडरग्राउंड हाउस यानी गड्ढे के नीचे घर बना करके रहते थे। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि यही साइट है जहाँ से हमें डोमेस्टिकेशन का भी सबूत देखने को मिला। मतलब यहाँ के लोगों को हमें देखने को मिला कि यहाँ पर लोगों को के साथ कुत्ते को भी दफनाया हुआ देखा गया। मतलब यहाँ पर लोग के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। ये हमें सबसे पहले कहाँ देखने को मिला? तो बुरजाहों में देखने को मिला कि लोग अपने साथ कुत्ते को भी दफनाते थे। ये बुरजाहों में हमें देखने को मिला। अब बात करते हैं गुफ कराल, तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है गुफ कराल? हमारे जम्मू कश्मीर। तो ये श्रीनगर से कहाँ है? तो श्रीनगर से याद रखिएगा साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट क्या है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो साउथ ईस्ट क्या हो गया? साउथ ईस्ट ये हो गया। तो मान लीजिए अगर ये हमारा श्रीनगर है तो इस साउथ वेस्ट में चल जाइएगा आप 41 किलोमीटर, और 41 किलोमीटर चल जाइएगा श्रीनगर से तो आपको गुफ कराल देखने को मिलेगा। गुफ कराल, ये देखिए बढ़िया है ये टर्म। ये टर्म खुद में बताना चाहता है, ये टर्म आपको खुद बताना चाहता है कि ये क्यों फेमस है। तो देखिए गुफा, गुफ का मतलब गुफा, गुफा कराल का मतलब ये हो गया गुफा। कराल का मतलब जो जो पॉटर सब होते हैं ना, जो कुम्हार सब होते हैं, ये कुम्हारों का गुफा था गुफ कराल। तो ये देखने को मिला कि लोग यहाँ पर ये साक्ष्य मिला कि बहुत सारा घड़ा बना हुआ यहाँ पर देखने को मिला, जिससे हम ये पता लगा कि अच्छा ये कुम्हारों का घर था उस समय के जमाने में। अब हम बात करते हैं चिरांद। चिरांद क्या? चिरांद। चिरांद कहाँ पर है? बिहार में है। तो बिहार में जो चिरांद है ये भी हमारा फेमस है, जो बिहार का राजधानी पटना है वहां पर ये चिरांद है। तो ये भी नियोलिथिक साइट का एग्जाम्पल है। सबसे पहले यानी नियोलिथिक साइट में लोग अब पत्थरों के साथ साथ हड्डियों का भी इस्तेमाल करने लगे, यानी बोन टूल्स का भी इस्तेमाल करने लगे। यानी एक ऐसा औजार जो हड्डियों से मिलकर हड्डियों से बना होता था, उस औजार का भी इस्तेमाल करने लगे थे। तो ये सबसे पहला साक्ष्य हमें चिरांद में मिला था। संगन कल्लू है, ब्रह्मगिरी है, मस्की, पिकिलहाल, हल्लूर। हल्लूर हल्लूर ये नियोलिथिक साइट है, याद रखिएगा। कर्नाटका में संगन कल्लू है यानी हल्लूर, ये भी नियोलिथिक साइट है। कोल्डी हवा, इसके बारे में समझाता हूँ। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा क्या है? तो कोल्डी हवा जो आप देखेंगे, कोल्डी हवा जो आप कोल्डी हवा देखेंगे, ये क्यों फेमस है? ये भी एक नियोलिथिक साइट है। ये क्यों फेमस है? तो चावल का लोग चावल की भी खेती करते थे, यानी राइस यानी चावल की भी लोग खेती करते थे। इसका सबूत हम सबसे पहले हमें कहाँ मिला? तो कोल्डी हवा में मिला। सबसे पहले सबूत लोग चावल का भी खेती करते थे। क्या करते थे? राइस यानी पहले के जमाने के लोग, नियोलिथिक साइड के लोग चावल की भी खेती करते थे, राइस कल्टीवेशन भी करते थे। इसका सबसे पहला साक्ष्य में कोल्डी हवा में मिला, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, जो प्रयागराज के नाम से अब जाना जाता है। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में भी। कृष्ण नदी के सामने, भीम नदी के सामने, ये आंध्र प्रदेश में क्या है? इसका साइट हमें देखने को मिला। पयमपल्ली जो तमिलनाडु में है, कावेरी नदी के किनारे, वहां भी हमें इसका साइट देखने को मिला। और मैंने बताया कोल्डी हवा में तो इसका साइट देखने को मिला। और सबसे पहले लोग चावल की खेती करते थे, मतलब लोग पहले के जमाने के लोग भी चावल उगाते थे, चावल खाते थे। इसका सबूत हमें सबसे पहले कहाँ मिला? कोल्डी हवा में। ये भी नियोलिथिक साइट का ही एग्जाम्पल है। एक और चीज याद रखेगा, गैरोल टील्स और मेघालय में है जो, ये भी नियोलिथिक साइट का एग्जाम्पल है। एक बात ध्यान में रखिएगा, डाउजली हेडिंग क्या है? डाउजली हेडिंग ये पूछता है कि बताइए डाउजली हेडिंग किस साइट से रिलेटेड है? तो याद रखिएगा नियोलिथिक साइट से डाउजली हेडिंग रिलेटेड है।
और ये क्यों फेमस है तो याद रखिएगा, ये स्टेडाइट स्टोन के लिए फेमस है। जेडेटाइट, स्टेडाइट नहीं, जेडेटाइट, जेडेटाइट स्टोन। जो जो मैं चीज लिखा हूँ वो, जो मैं कह रहा हूँ कि ये फेमस है, वो उसको स्टार मार्किंग कई के आप लिख लीजिएगा। इसे तारा देना है, सितारा, और उससे लिख लेना है, ठीक है। सितारो देना है तो जानते हैं ना। हाँ, अब उस सितारे में मत खो जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो जेडेटाइट स्टोन है, ये हमें किस साइड से देखने को मिला है तो नियोलिथिक साइड से देखने को मिला है। और कहाँ देखने को मिला है तो डाउजली हेडिंग में देखने को मिला है। एक और फेमस है कैटल हुयक। ये पूछता है सवाल, जैसे ये पूछेगा कि बताइए कैटल हुयक जो है वो किस साइड से रिलेटेड है, तो ये नियोलिथिक साइड से रिलेटेड है। और ये फेमस क्यों है तो ये टर्की में है, अभी तुर्की में है। तो देखिए आज के जमाने में भारत में सबसे डेवलप यानी सबसे विकसित शहर कौन है, तो ये मुंबई हमारा विकसित शहर है। तो मान के चलिए जब आदमियों का पतन हो जाएगा, जब नया आदमी का जन्म होगा, तो जब हमारा वो इतिहास पढ़ेंगे तो वो भी कहेंगे कि भाई इस जमाने में लोग, मुंबई बड़ा डेवलप था, मुंबई बड़ा विकसित था। उसका नक्शा देखी के ना लोग कहेंगे कि हाँ मुंबई बड़ा हमारा विकसित था। तो जब तो उस जमाने में जब हम पढ़ रहे हैं तो उस जमाने में बताइए कौन सा शहर था जो बहुत ज्यादा डेवलप था, जस्ट लाइक मुंबई, वो है हमारा कैटल होयक। अब हम बात करते हैं नियोलिथिक पढ़ लिया, अब लास्ट एज चाल्कोलिथिक एज के बारे में समझते हैं। चाल्को का मतलब होता है कॉपर, यानी जिस युग में लोग जिस युग में लोग कॉपर का इस्तेमाल करने लगे, जिस युग में लोग तांबे का इस्तेमाल करने लगे, उसको हम कॉपर एज, चाल्कोलिथिक एज कहते हैं। ये याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा चारकोल एज में, कि जिस युग में लोग कॉपर का इस्तेमाल करने लगे उसको कॉपर युग कहते हैं, तांबे युग कहते हैं। और एक बात और याद रखिएगा इसमें, क्या कि बताइए पहला धातु कौन था जिसको आदमी ने सबसे पहले खोजा, तो वो था हमारा कॉपर। जिसको सबसे पहले यूज किया वो आंसर हमारा होगा कॉपर। और कॉपर माइंस कहाँ कहाँ पर है, मतलब कॉपर का खुदाई हम करते हैं, कॉपर निकालते हैं, तो बताइए माइंस कॉपर का उस समय कहाँ कहाँ मौजूद था। तो देखिएगा कॉपर जो माइंस है वो हमारा खेतड़ी और मलाज खंड, जो खेतड़ी है वो हमारा राजस्थान में, और मलाज खंड जो है वो मध्य प्रदेश में, यहाँ पर कॉपर के माइंस देखने को मिलते हैं। अब एक चीज और याद रखिएगा, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में एक जगह है, मतलब राजस्थान के साउथ ईस्ट एरिया में आप जाएंगे तो यहाँ पर एक जगह है अहर, अहर और गिलुंड, अहर और गिलुंड में जाएंगे, वहां पर क्या है, सॉरी साउथ ईस्ट राजस्थान के जब साउथ ईस्ट में जाएंगे तो वहां पर एक चीज आपको देखने को मिलेगा, अहर और गिलुंड। ये क्या था, उस समय का कल्चर था ये। अब कल्चर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लिया जाए, क्योंकि कल्चर बहुत ज़्यादा हम समझते आए हैं कि कल्चर 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 बहुत पढ़े हैं हम लोग शुरू से ही, लेकिन ये समझ में नहीं आता है, ये समझ में आज तक नहीं आया कल्चर होता क्या है, संस्कृति होता क्या है। तो संस्कृति को समझ लीजिए, कल्चर को सब होता क्या है, क्योंकि कल्चर बहुत जगह हम पढ़े हैं लेकिन रटे हैं, समझने की कोशिश नहीं की है कि ये कल्चर होता क्या है। तो आज ही मैं समझा दे रहा हूँ, चलिए समझ लीजिएगा। मैं कहूँ ये किया हूँ कि ऐसे ही सारा चैप्टर पढ़ेगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, याद रखिएगा। तो लेकिन सपोर्ट आपके हाथ में है, क्योंकि पढ़ाना मेरे हाथ में है, सपोर्ट तो आप ही नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम कल्चर के बारे में समझते हैं, कल्चर होता क्या है। जैसे मान के चलिए पहले इंडिया किसके लिए फेमस था, पहले इंडिया में बिहार फेमस था, कि बिहार के लोग जो है वो पहले के ज़माने में ज़्यादातर बिहार के लोग जो थे वो धोती कुर्ता पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे। तो ये पूरा बिहार के लोग धोती कुर्ता पहनते थे, तो ये उनका संस्कृति कल्चर है, कल्चर था कि यहाँ के लोग धोती कुर्ता पहनते हैं। तो जिस भी जगह पर लोग एक जैसा ढांचे को अपनाते हैं उसको हम कल्चर कहते हैं, मतलब वो कल्चर हो गया।
उस समय राजस्थान के साउथ ईस्ट में एक अहर और गिलिंड कल्चर चलता था जो वनास वैली के नजदीक में था। फिर भारत के ईस्टर्न में चिरांद कल्चर चलता था जो गंगा नदी के किनारे बसते हैं। फिर वेस्टर्न एमपी में मलवा, कयाथा, कलिसा, रयान ये चलता था। वेस्टर्न महाराष्ट्र में जॉर्वे कल्चर, अच्छा ये बहुत फेमस है, जो फेमस है वो मैं बता रहा हूँ। जॉर्वे कल्चर भी चलता था, याद रखिएगा। वेस्टर्न महाराष्ट्र में सवल्दा कल्चर चलता था ताप्ती रिवर के नजदीक में। और गणेश्वर राजस्थान में, अब समझिए, पहले चालकोलिथिक एज में लोग कॉपर का इस्तेमाल यानी तांबे का इस्तेमाल करते थे, कॉपर का इस्तेमाल करते थे ना, उसी को तो चालकोलिथिक एज कहते हैं। तो इसका सबसे पहला साक्ष्य हमें कहाँ मिला, मतलब सबसे पहले हमें टूल कॉपर के बने हुए हमें देखने को कहाँ मिले, तो याद रखिएगा गणेश्वर जो राजस्थान में है, जो राजस्थान में गणेश्वर है वहां पर सबसे पहले हमें टूल देखने को मिला है। और यहीं से हमारा स्टोन एज चैप्टर खत्म, प्री हिस्ट्री का एक भाग स्टोन एज खत्म। तो आज स्टोन एज 60 डे एंड देखिएगा धमाका होगा। अब 60 डेज दीजिए, 60 दिन में जीएस का मास्टर नहीं बना दिए तो मेरा भी नाम क्या। लेकिन सपोर्ट आपके हाथ में, सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू। आपका चैप्टर हम खत्म कर दिए। अब देखिएगा आपका एक भी क्वेश्चन पीवाईक्यू लगाइए, यही लगाइए, और एक भी छूटेगा तब आके बोलिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थैंक यू, धन्यवाद।